Hello students, you all are welcome in Wits Institute of Science and English. Guys, today I am going to explain you the next part of Lost Spring. This is the short story written by Annie Zhang. As she expresses in the next story of this story, which main character is Mukesh. She says she wants to share that the condition of downtrodden society of the children who works in the factories and suffer from many big problems. Here she expresses Mukesh insists on being his own master. इस लाइन में मुकेश जो है ये इस कहानी का मेन किरदार है, मेन कैरेक्टर है और वो कहता है कि आई वांट टू ड्राइव ए कार, कि मैं तो कार ड्राइव करना चाहता हूँ. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस. वो अनाउंस करता है, लेखिका जब उससे बात करती है कुछ तो वो लेखिका को कहता है कि मैं तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और मैं अपने काम का ही मालिक बनना चाहता हूँ. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. लेखिका कहती हैं, उससे पूछती हैं कि क्या तुम कार के विषय में कुछ भी जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार ही आंसर्स. वो जवाब देता है कि हाँ मैं सीख लूँगा, मैं कार ड्राइव करना सीख लूँगा. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. ये उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि मैं सीख लूँगा. हिज ड्रीम लूम्स like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. कहती हैं कि इसका जो ये ड्रीम है, ये सपना है, वो क्या है, एक मिराज की तरह लग रहा है. मिराज क्या होता है? एक भ्रम होता है. भ्रम इस सेंस में कि जब हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, तो जब रेगिस्तान में देखते हैं कि हर जगह बालू है और उस रेत पर ये दिखता है, ऐसा लगता है जैसे वो पानी हो, जिसके कारण बहुत से जानवर जो है वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि उन्हें ये भ्रम होता है कि अरे वहाँ तो पानी है, लेकिन क्या रहता है? रेत रहता है. ये मिराज जो वर्ड है उसका यही सेंस है यहाँ पर. अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स. इस फिरोज़ाबाद जो ये शहर है, इस गलियों में ये एक तरह से मिराज के समान है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये फिरोज़ाबाद जो है ये एक फेमस टाउन है जो कि प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? बैंगल्स निर्माण के लिए, जहाँ पर सिर्फ चूड़ियाँ बनाई जाती हैं. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. हर एक दूसरा परिवार जो है वो यहाँ पर इंगेज है बैंगल्स मेकिंग में. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. यहाँ कहती हैं लेखिका कि ये जो है ये भारत का सेंटर है, मुख्य केंद्र है, जहाँ पर कि ग्लास ब्लोइंग का इंडस्ट्री है और यहाँ पर बहुत सारे फैमिली जो है वो उनका कई पीढ़ी जो है यहाँ पर वर्क करता है, इसके भट्ठी में काम करता है. ग्लास वेल्डिंग ग्लास बनता है यहाँ पर, मेकिंग बैंगल्स बनता है.
सारी औरतों के लिए। मुकेश's फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश का जो फैमिली था वो उनमें से एक था। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स। कोई भी ये बात नहीं जानता था कि ये सब बच्चों के लिए इस तरह के भट्ठी में काम करना इतने हाई टेम्परेचर में ये अनैतिक था। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ की क्या होता था, तो बहुत छोटा सा कमरा था और जहाँ की ना लाइट था ना हवा प्रवेश होता था। दैट द लॉ if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। कहता है कि अगर इस पर कानून बनाया जाए और ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर जो 20,000 बच्चे जो हैं वो जो यहाँ इस भट्टी में काम कर रहे हैं वो ज़रूर इससे फ्री हो जाएंगे। जो एक उबाऊ लाइफ, स्लॉग मीन्स उबाऊ, कठिन, जो अपना जो ये आवर्स, घंटों अपना समय जो इसमें व्यतीत करते हैं, ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, यहाँ तक कि अपनी आंखें भी खो देते हैं यहाँ काम करते करते। तो हो सकता है कि यहाँ से 20,000 बच्चे जो है वो निकल के बाहर अच्छा जीवन जिए। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home। मुकेश जो है वो चाहता है इनको, लेखिका को अपने घर ले जाने के लिए, और इसके लिए वो जो है काफ़ी व्यग्र है। वो उसकी जो आँखें हैं इससे काफ़ी चमकती है, वो लेखिका को दिखाना चाहता है। which he proudly says is being rebuilt। जहाँ की वो जो घर जहाँ वो ले जा रहा है, जो दिखला रहा है कि ये घर जो है ये अगेन जो है वो बन रहा है, बनने वाला है। वी वॉकड ऑन स्टिंकिंग लेंस चॉक्ड विथ गार्बेज। वो लेखिका और वो दोनों, मुकेश, वो दोनों उस स्टिंकिंग लेंस, स्टिंकिंग मीन्स क्या होता है, मतलब गंदा, बदबूदार जो गलियाँ होती हैं जो कि असहनीय हो, इतना गार्बेज वहाँ था कि उससे बहुत सारा बदबू आ रहा था और उससे होते हुए वो जा रही थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। पहले ज़माने का जो घर होता था, एंशियंट टाइम्स का, जो कि टूटा फूटा रहता था, टुकड़ा टुकड़ा जिसका दीवार रहता था, वोबली डोर्स रहता था, हल्का लगा हुआ, नो विंडोज़, कोई विंडोज़ खिड़की नहीं होता था। क्राउडेड विथ फैमिलीज़ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमेवल स्टेट। जिस तरह से प्राचीन समय में जानवर और आदमी दोनों एक ही साथ रहते थे, उनका दोनों का वो फैमिली के साथ ही जानवर भी रहता था और उसी में फैमिली मेम्बर्स भी रहते थे, उस चीज़ को ही यहाँ पर देखा गया। He stops at the door of one such house। वो एक ऐसे ही घर के सामने वो मुकेश रुका। We enter a half built shack। हम लोगों ने इंटर किया, प्रवेश किया एक आधा खुला हुआ, शैक मीन्स होता है बोरी, वहाँ बन रहा था, वो बंधा हुआ, हल्का बंधा हुआ था, उसी में वो ये लोग प्रवेश किए। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में, थैस्ट विथ डेड ग्रास। क्या था वहाँ पर, तो इसके एक पार्ट में फूस का एक थैस्ट विथ डेड ग्रास, सूखा हुआ घास फूस का कुछ एक रखा हुआ था। इज ए फायर वुड स्टोव, और वहाँ आग जल रहा था। ओवर विच, जिसके ऊपर सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनैच लीव्स। उस चूल्हे पर, उस आग के चूल्हे पर एक बर्तन था जिसमें कि पालक का साग जो है बन रहा था। उससे कुछ आवाज़ भी आ रहा था।
सिजलिंग मीन्स करकराना, कोई किसी चीज़ का जो आवाज़ होता है, बोलता है, जब कढ़ाई में दिया जाता है, जब बर्तन में, वो उससे वो आवाज़ आता था। ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में, द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और ग्राउंड में क्या था, तो एक बड़े से बर्तन में कुछ और वेजिटेबल्स जो है वो भी पक रहा था। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक दुबली पतली महिला जो है वहाँ पर खाना बना रही थी पूरे फैमिली के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स। उसकी आंखों में, ऐसे तो उसकी आंखों में क्या था, वो जो आग जल रहा था उससे धुआं निकल रहा था, उसके कारण उसकी आंखों में आंसू था, लेकिन फिर भी वो इनको देख के वो मुस्कुराई। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर। वो कौन थी, तो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी, अर्थात मुकेश की भाभी थी। यहाँ कहती है लेखिका कि नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। वैसे मुकेश से उसका भाई जो था बहुत बड़ा नहीं था, ठीक ही था, उससे कम ही ईयर का वो थोड़ा बड़ा होगा। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। और उसका रिस्पेक्ट होता था किस तरह से, बहू के तरह से, बहू के रूप में वो जानी जाती थी। बहू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। उस परिवार की क्या थी, वो बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। और उसके ऊपर 3 लोगों की जिम्मेवारी थी, उसके पति की, मुकेश की और उसके फादर की। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब बड़े जो थे, परिवार के जो बड़े सदस्य थे, अर्थात उनके जो पिताजी होंगे, वो जब अंदर आते थे, तो सी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। वो क्या करती थी, उस दीवार, वो जो टूटा फूटा वो दीवार था, उसके पीछे चली जाती थी और अपना घूंघट जो है, घूंघट से, वेल मीन्स VEIL, वेल मीन्स होता है घूंघट से, अपना चेहरा ढक लेती थी। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रीति रिवाज ऐसा था, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। बहू जो होती हैं उसका ये उसके लिए ये कानून है कि वो बड़े लोगों के सामने अपने माथे पर पल्लू रख के ही रहे वहाँ। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर। वहाँ पर क्या था, तो वो इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर। और बड़े जो भी थे, वो जितने भी बड़े थे वो सब क्या थे, बैंगल मेकर थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। इम्पॉवरिश्ड मीन्स होता है किसी चीज़ से व्यक्ति को छोटा कर देना, मतलब बहुत धनवान नहीं होना, दरिद्र कर देना। मतलब वो चूँकि वहाँ बैंगल मेकर थे और ज़्यादा उनका इनकम नहीं था, इसलिए उनका घर जो था वो बहुत अच्छा नहीं था। इस सेंस में यहाँ पर इस वर्ड का यूज़ किया गया है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। आगे इस वर्ड का यूज़ पता चलेगा कि इतने दिनों से इतना हार्ड लेबर करने के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले उन्होंने क्या किया, एक टेलर का काम किया, फिर बैंगल मेकर हुए, फिर ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस। ये सब करने के बाद भी वो क्या हो गए, अपने घर चलाने में असफल रहे। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असफल रहे। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इनको किस चीज़ का, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिया, तो जो वो करते थे, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स बनाने का ही ट्रेनिंग वो दे पाए। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश's ग्रैंड मदर। मुकेश की ग्रैंड माँ जो है वो बोलती है कि ये इनका
भाग्य है, यही इनका कर्म है, यही इनका किस्मत है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles? जिसने क्या देखा था? अपने हस्बैंड को देखा था अंधा होते हुए। ये जो ग्लास बैंगल्स मशीन में ये जो मेकिंग का काम करते थे, उसके थ्रू क्या होता था? डस्ट जो उससे निकलता था, वो जो उसको पॉलिश करते थे, उसको करने से उससे जो डस्ट निकलता था वो उसकी आँखों में जाता था, जो कि उन्हें अंधा बना दिया। कैन ए गॉड गिवन lineage ever be broken? She implies. वो कहती है कि भगवान ही इनकी मदद करे। Born in the caste of bangle maker, they have seen nothing but bangles. बैंगल मेकर के घर में जन्म होने के कारण इन्होंने और कुछ भी नहीं देखा। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, घर में, बाहर में, यानी कि बरामदे में या फिर आंगन में, इन एवरी, हर एक घर में, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, हर जगह इन्होंने क्या देखा? बैंगल्स देखा। स्पैरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। जहाँ भी इन्होंने जो भी देखा वो सिर्फ बैंगल्स देखा, हर एक कलर का, हर एक रंग का, हर एक, जैसे एक रेनबो में जैसे 7 रंग होती हैं उस तरह से का ये इन्होंने उस बैंगल्स को देखा। लाई इन माउंट्स in uncamped yards are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. कहती है लेखिका कि lie in mounds, मतलब इस तरह से वो रहता था जैसे टीला बना हुआ हो, यार्ड्स में, आंगन में, चौड़ा चौड़ा जहाँ भी जगह होता था खुले जगहों में, ये एक टीला बनाया हुआ वहाँ रखा रहता था। और पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट्स, 4 चक्के का जो हैंड कार्ट्स होता है उस पर वो रखा जाता था। पुस्ड बाय यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द सैंटी टाउन, उस सैंटी टाउन में क्या होता था? तो एक व्यक्ति के द्वारा, एक यंग मैन के द्वारा उस पर रखा जाता था उसको, और उसको खींचा जाता था, और मतलब बेचने के लिए जब वो जाता होगा तो उसी टाइप के मशीन पर उसको रखा जाता था। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग वाइल्ड लैम्प्स। एंड इन डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स क्या होता है? हटमेंट्स होता है अस्थायी, जो टेम्पररी जो बिल्डिंग होता है, मकान, उन्हें बोलते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स अर्थात अंधेरा जो कमरा होता है, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग वाइल्ड लैम्प्स, जहाँ की मिट्टी के तेल से भरा हुआ जो लैंप जलता है, लालटेन। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, बच्चे जो हैं अपने माता पिता के साथ वहाँ पर बैठे हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल्स ऑफ बैंगल्स, क्या कर रहे हैं? तो वेल्डिंग कर रहे हैं पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास पर वो वेल्डिंग कर रहे हैं। इनटू सर्किल्स ऑफ बैंगल्स के चारों ओर जो सर्किल गोलाई होता है उसमें। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी जो आँखें हैं वो अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो गया है, बाहर रोशनी के अपेक्षा अंधेरे में उनकी आँखें ज़्यादा उसमें एडजस्ट कर गया है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, यही कारण है कि वो युवा होते होते ही अपनी आँखें जो हैं वो खो देते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, वो जो बूढ़ी औरत थी उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई थी
ए यंग गर्ल इन ए पिंक ड्रेस में वो बैठी हुई थी, उसका नाम था सविता। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, पीसेस ऑफ जो वहाँ पर जो ग्लास बहुत सारा रखा हुआ था उसे वो सेल करने के लिए। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, ऐसे उसका हाथ जो था काफ़ी एकदम कुशलतापूर्वक जो है उस पर घूम रहा था जैसे कि मशीन हो। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। लेखिका कहती हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वो इस बैंगल्स के सैंक्टिटी को, सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता को जानती है जो ये मदद कर रही है बनाने में। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ये भारतीय स्त्री के लिए क्या है, सिम्बलाइज है किस चीज़ का, तो उसके सुहाग का। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो कि विवाह में इसका शुभ होता है और इसका यूज़ किया जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ ए रेड वेल, और यह बात उसे तब पता चलेगी अचानक एक दिन जब उसके माथे पर रेड दुपट्टा, रेड वेल जो है वो लपेटा जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, उसके हाथों में मेहंदी लगेगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और उसके कलाई पर ये बैंगल्स जब उसे पहनाया जाएगा। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो क्या बनेगी, एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, ठीक उसी औरत की तरह जो उसके बगल में बैठी हुई थी, जो कि बहुत वर्षों पहले एक दुल्हन बन चुकी थी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और उसके रिस्ट पर, उसके कलाई पर, उस बूढ़ी औरत की कलाई पर अभी भी वो बैंगल्स था। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। वो कहती हैं कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, कि एक वक्त से, कितने वक्त से इसने खाना भी नहीं खाया है। शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, खुश होकर के भी वो बोलती है कि हमने एक वक्त खूब जी भर के खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में वो भरपेट खाना नहीं खा पाई है। दैट्स व्हाट शी हैज़ रिप्ड। हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन with a flowing beard, says, I know nothing except bangles, कि मैं बैंगल्स के अलावा और कुछ नहीं जानता हूँ। ये बूढ़ी औरत जो है ये बतला रही है अपने विषय में बतला रही कि हमने इसी बैंगल्स मेकिंग फैक्ट्री के इर्द गिर्द अपना लाइफ जो है वो गुजारा है, और इसी में हम लोग अंधे भी हो गए। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. और उन्होंने क्या क्या खोया है, किस किस चीज़ को पाने में वो असफल रहे हैं, उनमें से एक जो है वो बतला रहे हैं, उनके द्वारा बतलाते हैं वो कि he has a roof over his head, कि अपने लाइफ टाइम में उन्होंने क्या है, उसके ऊपर क्या है, अभी एक छत है, वो रहने के लिए उनके पास एक घर है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू इट रिंग्स इन एवरी होम, कि द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, इस बात का तो उन्हें अफसोस है कि वो मनी जो है, वो पैसा जो है नहीं जमा कर पाए, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट इस मेकिंग बैंगल्स के बिजनेस के अलावा और कुछ भी वो नहीं कर पाए। नॉट इवन एनफ टू ईट, बल्कि खाना भी नहीं खा पाए। रिंग्स इन एवरी होम, जो कि ये हर घर की ये स्थिति थी। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और यंग मैन जो हैं जितने भी थे वो भी
अपने इल्डर्स का ही क्या थे, प्रतिबिंब थे, प्रतिध्वनि थे। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। समय बीतता जा रहा था। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। जितना भी था, जितने भी लोग थे, उनकी जो अपनी आकांक्षा थी, उनका जो अपना सपना था, वो सब खत्म होते जा रहा था। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। लेखिका कहती है कि क्यों नहीं आप लोग एक जगह होते हैं और जो ग्रुप था यंग मैन का, उससे पूछती है कि आप जो ये अपने फादर्स और फोर फादर्स को आप लोग जो देख रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आप लोग क्यों नहीं इस पर बनाते हैं, कॉपरेट करते हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। अगर हम में से कोई भी ऐसा करता है तो हम लोग पुलिस के द्वारा पकड़े जाएंगे। बीटेन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और मारे जाएंगे और जेल में दे दिए जाएंगे कुछ अनैतिक करने के अगेंस्ट में। जैसे वो लोग कहते हैं देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, उनमें कोई नेता नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और ना ही कोई ऐसे लोग थे जो उन्हें कुछ मदद करते, कुछ अलग चीज़ दिखलाते। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उसके उन लोगों के पिता इस तरह से थक गए थे जैसे वो लोग अभी की अवस्था में हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वो कहती हैं कि उनके जो फादर्स थे, उनके जो पिताजी थे, एज टायर्ड, इतना थक गए थे जैसे वो आज के हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल, वो बिल्कुल बातें करते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, जो कि उन्हें गरीबी की तरफ धकेल रहा था। उदासीनता थी, काफ़ी उबाऊ लाइफ था वहाँ का, इनजस्टिस था और कोई जस्टिस नहीं था। लिसनिंग टू देम, उन लोगों से ये सब बातें सुनने के बाद, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, उनसे ये सब बातें करने के बाद मैंने दो तरह के वर्ड्स सुने। वन ऑफ द फैमिली काउट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक परिवार जो था वो गरीबी के भंवर जाल में फंसा हुआ था। बर्डेन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और ढो रहा था क्या, स्टिग्मा मीन्स कलंक, उस सोसाइटी में, उस कास्ट में जो वो जन्म लिया था, उसके कलंक को वो ढो रहा था। द अदर ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरा जो था वो साहूकार्स के बड़े चक्कर में फंसा हुआ था। द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, मिडिल मैन अर्थात मिडिल क्लास का जो मैन होता है, पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून बनाने वाला, द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह जो होते हैं, एंड द पॉलिटिशियंस, और जितने राजनीतिज्ञ होते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। कहती हैं कि टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे के ऊपर बहुत सारा बोझा रख दिया है। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे कि वो नहीं हटा सकते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, जब तक वो अवेयर होंगे, जब तक वो कॉन्शियस होंगे, जब तक वो जानेंगे, तब तक वो अपने फादर की तरह ही हो जाएंगे। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी करने के लिए
एक हिम्मत होना चाहिए। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और वो जो बढ़ रहे थे उनमें हिम्मत नहीं था। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। और जब मैंने इस सेंस को मुकेश के अंदर पाया तो मैं वो काफ़ी खुश हुई। I want to be a motor mechanic he repeats। वो बार बार वो कहता है कि मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn। वो गैरेज जाएगा और वहाँ वो सीखेगा। But the garage is a long way from his home। लेकिन गैरेज जो है वो उसके घर से काफ़ी दूर है। I will walk ही इंसिस्ट। वो फिर कहता है कि नहीं मैं चल लूँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। क्या तुम प्लेन चलाने का भी सपना देखते हो। ही इज़ सडनली साइलेंट। तभी वो चुप हो गया। नो ही सेज। नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड की ओर, मैदान की ओर देखते हुए। इन इज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रासमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। कहता है कि वो धीरे से कुछ बोल रहा था। और ऐसा मैं जब लेखिका इनको बोलती है कि आप जो हैं क्या तुम प्लेन चलाओगे, तब ये काफ़ी थोड़ा अपने आप में एक लज्जापन इसे महसूस होता है। ये पछताता है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। वो तो खुश है सिर्फ कार का ही ड्रीम देखने में। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन। जिसे उसने इस स्ट्रीट्स में देखा है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। कुछ ही एरोप्लेन्स जो थे फिरोज़ाबाद के ऊपर से, शहर के ऊपर से गुजरा है। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैंने लाइन बाय लाइन हिंदी में समझाया है और एक एक वर्ड का मैं मीनिंग बतलाई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आएगा और आप भी इसे ध्यान से पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो और इसको पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन आंसर या फिर आगे भी आपको इसमें ऐसा लिटरेरी वर्ड है जो आपको आगे भी काम आएगा किसी भी कंपटीशन में और हर जगह अपने एग्ज़ाम में तो आएगा ही। ऑब्जेक्टिव बनाने में भी आपको सुविधा होगी। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो ज़रूर आप कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स।